Hello and welcome. I'm Dr. Mohal Banker, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद। तो आज मैं आपसे ये बात करने जाने वाला हूँ वास्कुलर मालफॉर्मेशन के बारे में। वास्कुलर मालफॉर्मेशन इटसेल्फ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ और मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहीं ना कहीं 2-3 जगह पे ऑलरेडी ट्रीटमेंट लेके आ चुके हैं, ऑलरेडी काफ़ी पैसे खर्च करके आ चुके हैं, मगर उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि वास्कुलर मालफॉर्मेशन में बेसिक क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए और उसका रिजल्ट कैसे परमानेंटली हम अच्छा ऑब्टेन कर सकें। सो आपने रामायण में देखा होगा, एक रावण का कैरेक्टर है, दैट इज़ 10 हेडेड डेमोन। उसका एक सिर काट दो तो बाकी के 9 सिर से लड़ेगा, वो मरेगा नहीं। उसको हराने का एक ही सॉल्यूशन है कि उसके 10 सिर काट दो। वास्कुलर मालफॉर्मेशन में भी ऐसा ही कुछ है। बेसिकली वास्कुलर मालफॉर्मेशन एक खून की नलियों का गुच्छा है जो जन्म से रहता है और उसकी जो इंटरनल लाइनिंग के सेल्स हैं वो सेल की कैरेक्टरिस्टिक वो एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुए होते हैं। उसकी वजह से अगर उसको डिस्ट्रॉय ना करो कम्प्लीटली, 2-3 सेल भी रह गए तो भी वो फ्यूचर में उसको वो रीग्रो करेंगे और वो जो रीग्रोथ होगा वो वेरी फास्ट होगा। इसलिए सारी स्ट्रेटजी वास्कुलर मालफॉर्मेशन को ट्रीट करने के लिए हमको ऐसे प्लान करना चाहिए कि वो सारी इंटरनल लाइनिंग के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दें। अभी जो करंट ट्रीटमेंट है जैसे सर्जरी, तो सर्जरी में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ब्लीडिंग होता है ऑपरेशन के दरमियान कि वो पूरा ट्यूमर की लाइनिंग दिख ही नहीं पाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लीट रिसेक्शन करना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पार्शियल रिसेक्शन ही होता है और मैंने बताया इधर थोड़ा भी सेल रह गए तो वो फिर से 1-2 साल बाद रिकरेंस करेगा। सेकेंडली दूसरे एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स आते हैं जैसे ग्लू, कॉइल्स, पीवी पार्टिकल्स। ये सारे क्या करते हैं कि वास्कुलर मालफॉर्मेशन का जो ल्यूमेन होता है वो ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, वो ल्यूमेन को बंद करते हैं, मगर वो जो इंटरनल लाइनिंग का सेल है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो ये सेल क्या करेंगे, ये सेल भी वैसे नई नई नलियाँ बना लेंगे तो ट्यूमर फिर से वो रीग्रो हो जाएगा। सो सर्जरी, ऑल दिस ग्लू, कॉइल्स एंड पीवी पार्टिकल्स आर द पैलिएटिव ट्रीटमेंट हम बोलते हैं। दीज आर नॉट द परमानेंट ट्रीटमेंट। एक बार वो करेंगे तो कुछ समय के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा, बट वो फिर से वो वास्कुलर मालफॉर्मेशन का लीजन फिर से रीग्रोथ कर जाएगा। सो फॉर ट्रीटिंग द वास्कुलर मालफॉर्मेशन वी नीड सम डेफिनेटिव परमानेंट ट्रीटमेंट। तो जैसे रामायण में भी देखा था हमने कि रावण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत हुई थी, ऐसे वास्कुलर मालफॉर्मेशन को भी परमानेंटली ट्रीट करने के लिए वी नीड सम ब्रह्मास्त्र। उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये ब्रह्मास्त्र क्या है, आओ देखते हैं आगे। एब्सोल्यूट इथेनॉल, 100% इथेनॉल, दिस इज आवर ब्रह्मास्त्र। अगर ये इथेनॉल को वास्कुलर मालफॉर्मेशन की जो इंटरनल लाइनिंग के पास ही इंजेक्ट करते हैं तो वो लाइनिंग के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड इट विल गिव द परमानेंट रिजल्ट्स। इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी यूजफुल। बट आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र इज़ वेरी वेरी लिथल वेपन। ऐसे एब्सोल्यूट इथेनॉल ऑल्सो वेरी लिथल वेपन। बिफोर using it we should know how to use it because it has very severe local and systemic complication. So पहले आओ देखते हैं कि एब्सोल्यूट इथेनॉल को कैसे यूज़ किया जाता है। So this is very important principle called invert always invert. कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर फॉरवर्ड थिंकिंग से नहीं मिलता है तो वो सॉल्यूशन को अगर बैकवर्ड थिंकिंग में अगर सॉल्व करने का ट्राई करें तो उसका सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है। जैसे हमको एब्सोल्यूट इथेनॉल यूज़ करना है और उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं करने हैं तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप कॉम्प्लिकेशन कैसे होते हैं। सो उसके लिए 2 चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ फर्स्ट थिंग इज़ वो इंजेक्शन एब्सोल्यूट इथेनॉल का कौन सी जगह पे हम करते हैं।
और सेकंड थिंग कितने डोज में करते हैं। अगर ये दो चीज़ हम कंट्रोल में कर लें तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हद तक हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये हाई फ्लो वास्कुलर मालफॉर्मेशन जो होता है उसके लिए ये येक्स क्लासिफिकेशन बहुत ही काम आता है। ये जो क्लासिफिकेशंस है दिस एंजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बनाया गया है कि वास्कुलर मालफॉर्मेशन के अंदर कॉन्ट्रास्ट डाल के जब एंजियोग्राफी करते हैं उस पर से हम डिसाइड करते हैं कि इसका जो मेन नलियों का जो गुच्छा है, नाइडस जो बोलते हैं, वो किधर है और उसकी फीडिंग वेसल और आउटफ्लो वेसल्स कैसी है। उस पर से ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हम क्लासिफाई करते हैं वास्कुलर मालफॉर्मेशन के लीजन को। और नाइडस के अंदर अगर हम एब्सोल्यूट इथेनॉल इंजेक्ट करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ऐसे ही स्लो फ्लो वास्कुलर मालफॉर्मेशन में वीनस मालफॉर्मेशन आते हैं, उसके अंदर का भी एक क्लासिफिकेशन है। देयर आर 4 टाइप्स और ये भी उसकी एंजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बनाया गया है। उस पर से हमको पता चलता है कि ये एब्सोल्यूट इथेनॉल कहाँ पे इंजेक्ट किया जाए और कितने डोज में इंजेक्ट किया जाए। सो नाउ वी नो वेयर टू इंजेक्ट द एब्सोल्यूट इथेनॉल। A second of important criteria is the dose of ethanol. So यहाँ पे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल बहुत ही काम आता है। जब इंजीनियर्स रिवर पर ब्रिज बनाते हैं तो उनको पता होता है कि ये ब्रिज की टोटल कैपेसिटी इज़ 10,000 kg कैपेसिटी। उस पर से मैक्सिमम ट्रक लोड जो हो जाएगा और 10,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, पर फिर भी वो लोग 15,000 kg कैपेसिटी का ब्रिज बनाते हैं। एंड दीज ओवर कैपेसिटीज़ फॉर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कब ऐसी सिचुएशन आ गई कि ज़्यादा अगर लोड आ गया तो ब्रिज को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड वाइल वी आर इंजेक्टिंग द एब्सोल्यूट इथेनॉल into this vascular malformation. Many journals suggest 1 ml per kg per session is a safe dose to use absolute ethanol into the vascular malformation. I use 0.5 ml per kg and that is also 0.1 ml per kg at every 10 to 15 minutes interval to reduce the systemic and local complication. और ये एब्सोल्यूट इथेनॉल इंजेक्शन इज़ वेरी वेरी पेनफुल, सो इट शुड बी डन ऑलवेज अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। एंड अगर डोज थोड़ा कम देंगे तो मे बी वी रिक्वायर मोर सेशंस टू ट्रीट द वास्कुलर मालफॉर्मेशन, बट द कॉम्प्लिकेशन रेट इज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। सो नाउ हमने देखा कि एब्सोल्यूट इथेनॉल एक ब्रह्मास्त्र है और उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। नाउ प्रैक्टिकली देखते हैं कि हाउ आई यूज्ड इट इन डिफरेंट केसेस। सो दिस इज अ यंग गर्ल प्रेजेंटेड विद द स्वेलिंग इनसाइड द माउथ एंड द लेफ्ट चीक रीजन। मुंह के अंदर भी बड़ा सा लीजन जो दिख रहा है। शी हैज़ ओकेजनल पेन, नो टेंडरनेस। उसका डॉपलर किया तो उसके अंदर मल्टीपल टॉर्चुअस चैनल्स दिख रहे थे, फ्लेबोलिथ भी दिख रहा था और डॉपलर के अंदर वीनस सिग्नल्स दिख रहे थे। एमआरआई के अंदर क्लासिकल T2 वेटेड इमेजेस में हाई इंटेंसिटी सिग्नल दिख रहे थे। तो इसके हिसाब से ये क्लासिकल वीनस मालफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग द लेफ्ट फेशियल मसल्स एंड द लेफ्ट लिप रीजन। Now, as I already told you that all these patients come with the prior treatment. They have taken some prior treatment at the different centers, but most of the time it's non-effective. This patient has also taken treatment somewhere else, but it was not effective, and she came to me and I planned for absolute ethanol embolization. So this is a image of angiography. डायरेक्ट पंचर एंजियोग्राफी करके इसके अंदर कितना कॉन्ट्रास्ट जाता है, उसका आउटफ्लो ट्रैक कितना कैसा है वो पहले एसेस करते हैं। एंड दिस इज अ क्लास 2 venous malformation, and once this classification is done and the dose of contrast is decided, उसके ऊपर से हम एब्सोल्यूट इथेनॉल का डोज डिसाइड करते हैं। ये वाइट जो आपको दिख रहा है दैट इज़ नेगेटिव रोड मैप टेक्निक के हिसाब से आई इंजेक्टिंग
द एब्सोल्यूट इथेनॉल विद इन द लीजन और उसको ट्रैक करते हैं। एंड फर्स्ट 3 ml आफ्टर फर्स्ट 3 ml ऑफ एब्सोल्यूट इथेनॉल इंजेक्शंस आप देखेंगे तो मोर देन 50% ऑफ लीजन, नीचे का जो पोर्शन था वो तो भरना बंद हो गया है, तो वो पूरा का पूरा जो लीजन है उसकी लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऐसे ही फिर से 2 ml देते हैं और 2 ml के बाद जो ये फिर से एंजियोग्राफी करते हैं तो ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ लीजन इज ऑब्लिटरेटेड। And this is how it seems in a sequel. This is a pre-angiography picture. It shows ये पूरा लीजन जो कॉन्ट्रास्ट से भरा हुआ है। आफ्टर फर्स्ट इंजेक्शन नीचे का पोर्शन काफ़ी भरना बंद हो चुका है एंड आफ्टर द सेकेंड डोज ऑफ एब्सोल्यूट इथेनॉल ऑलमोस्ट 80% ऑफ लीजन इज ऑब्लिटरेटेड। एंड आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के पिक्चर में जो मुंह के अंदर का स्वेलिंग है उसकी साइज़ आफ्टर 1 month काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, बट स्टिल देयर आर मैनी मोर सेशंस टू गो। सेकेंड केस जो डिस्कस करने जाने वाले हैं, देयर इज़ अ लिम्फेटिक मालफॉर्मेशन। इट्स अ वन टाइप ऑफ स्लो फ्लो वास्कुलर मालफॉर्मेशन। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द स्वेलिंग ओवर द राइट इंगुइनल रीजन, नो पेन नो फीवर। उसका डॉपलर करके देखा तो डॉपलर के अंदर मल्टीपल सिस्टिक एरियाज थे, नो फ्लो इनसाइड इट। MRI shows in T2 weighted images high intensity signals with multiple cystic areas, and these are classical of lymphatic malformation. उसके अंदर एब्सोल्यूट इथेनॉल इंजेक्ट किया एंड फॉलोअप का MRI देखेंगे तो साइज ऑफ द लीजन इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एंड द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल इज ऑल्सो significantly reduced. So this is how this absolute ethanol is very useful to treat the lymphatic malformation also. ये केस 3 जो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ, there is one of the early cases of mine, and just to show you how the lethal complication of the absolute ethanol. It is a patient presented with the swelling over the chin region, बहुत बड़ा swelling था, almost inoperable. MRI shows in T2 weighted image high intensity signals. So this is a classical of venous malformation, and decided to go for absolute ethanol embolization. फर्स्ट एंजियोग्राफी में देखा कि लीजन जो है वो काफ़ी हद तक भरा हुआ है एंड उसका आउटफ्लो ट्रैक के हिसाब से इज अ क्लास 2 venous malformation. Injected the ethanol within it, and post ethanol injection, when I have taken the angiography, the lesion is significantly obliterated. और उसको प्री और पोस्ट ऑफ MRI में देखेंगे तो ये जो बड़ा सा प्री ऑफ MRI में देखेंगे तो बड़ा सा जो लीजन है वाइट कलर का, बड़ा सा बॉल जैसा दिख रहा है, दैट इज गॉन. Size of the lesion is significantly reduced. But on the third post-operative day, patient developed the local necrosis. See, this is what happened when we inject the absolute ethanol. वो थोड़ा भी अगर बाहर के टिश्यू में चला जाए या सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाए तो इट गिव्स वेरी डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन. तो उसी के लिए मैं बोलता हूँ कि एब्सोल्यूट इथेनॉल का डोज कम रखना चाहिए, भले सेशन थोड़े ज़्यादा हो, बट पेशेंट को फ़ायदा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हमको कंसिडर करनी चाहिए. ये पेशेंट का फॉलोअप है आफ्टर 2 weeks दैट ऑल नेक्रोटिक एरिया इज हील्ड एंड पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी. सो दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज टेल दैट रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो ऑलवेज देखना चाहिए, बट ह्यूमन माइंड में क्या है कि हमको ऐसा रहता है कि जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे रिवॉर्ड भी इतना अच्छा मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है.
ज़्यादा रिस्क लेने के साथ जो रिवॉर्ड की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें अच्छा रिवॉर्ड और बुरा रिवॉर्ड दोनों की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। हमको उतने तक का ही रिस्क लेना चाहिए जब तक अच्छे रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। सो दैट्स वाई एब्सोल्यूट इथेनॉल भी इतना ही इंजेक्ट करना चाहिए जिससे पेशेंट को फ़ायदा ज़्यादा मिले। ज़्यादा इंजेक्ट करने से उसको फ़ायदा होने के साथ साथ नुकसान होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज टेल कि नेवर ट्राई टू फिनिश मैच विद द helicopter shot. Don't try to treat a patient into the single sitting with the absolute ethanol. It may create more complication because a large amount of absolute ethanol is required to treat the lesion, and it may lead to systemic or local complication. So always try to treat the vascular malformation with the absolute ethanol in the multiple session with the small dose of the absolute ethanol. आप ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.drmoholbanker.com पे जाके आपको सारे केसेस और वास्कुलर मालफॉर्मेशन के लिए भी ज़्यादा डिटेल्स मिल पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर